चलो बताना तुम लोग। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। कहाँ तक हुआ था हम लोग का लास्ट क्लास में? क्या बता रहे थे? सर डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चंस दिए थे क्या कुछ? क्वेश्चंस दिए थे क्या कल एसिड बेस वाला? यस सर। कितने क्वेश्चंस हुए थे? सर 5। अच्छा ठीक है, चलो कुछ कुछ और क्वेश्चंस देते हैं। वही सेम चीज रहेगा तुम लोगों का, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट करना है उसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिखो। बताना है मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। ओ माइनस है, प्लस ACH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H, और ये बना रहा है OH और प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ नेगेटिव चार्ज। 6 हो गया। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम सब में बताना है तुमको। OH माइनस प्लस HCOOH, H2O प्लस HCOO माइनस। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है।
चलो करो इतना क्वेश्चन, दिख रहा है ना सबको? हेलो, Yes, sir. चलो वही चीज प्रेडिक्ट करना है कि एसिडिक, ये जो एसिड बेस रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ तो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Backward. बैकवर्ड। सिक्स बैकवर्ड जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि फिनॉल जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू जो टू मिथ, ये क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइन, है ना? प्रोपाइन स्ट्रक्चर है ये, प्रोपाइन से मच बेटर है हमारा फिनॉल। तो इसलिए ये फिनॉल जो है फेनॉक्साइड आयन की तरफ बनाने के लिए जाएगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? 7 बताओ जल्दी से। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड वाटर से मच बेटर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मच स्ट्रॉन्गर एसिड है वो, तो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। 8th में बताओ। Backward. 8th में बैकवर्ड। ठीक है, वाटर और NH3 में कंपैरिजन हो रहा है, तो NH3 का पीके बताया ही है ना, और वाटर का पीके तुम लोग को पता ही है, कल बताए थे वाटर का 15.7 के आसपास होता है, और NH3 का, अमोनिया तो हाईली बेसिक है, उसका पीके तो बहुत ही ज्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बोलो फटाफट। हेलो, 9 बताओ। NaH के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा? कोई नहीं बोल रहे हो, फॉरवर्ड जाएगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन का, अब क्या बताएं एसिड बेस रिएक्शन में तुम लोग को, कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे पीके बढ़ रहा है, तो H2 तो वो गैसियस नेचर, H2 का जो होता है, H2 गैस जो है ये एसिडिक बिहेवियर तो शो नहीं करेगा, इसका तो पीके बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल का पीके क्या होगा, अल्कोहल जो है वो मच स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो भी नहीं करेगा, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ये कौन सा कंपाउंड है, ये पढ़े हो तुम लोग, स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि उसमें देख लो रेजोनेंस कितना ज्यादा होगा। स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग, तो स्क्वायरिक एसिड का जब बेस के साथ कराएंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। 11th में बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हिमांशु बताओ जल्दी से। कार्बोक्सिलिक एसिड है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड? सल्फोनिक एसिड। तो ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। 12th में बताओ। कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से भी बता सकते हो। 12th में बताओ, बैकवर्ड। यहाँ पे खुद देखो, कॉन्जुगेट बेस में पहला जो कॉन्जुगेट बेस है हमारा रिएक्टेंट साइड में वो O- है, और प्रोडक्ट साइड में S- है, तो किस पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा बताओ तो? सल्फर पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है?
सल्फर। सल्फर पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, तो कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल है? CH3SH वाले का ना, क्योंकि सल्फर पे नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर स्टेबल होगा देन द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में साइज से कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो बात? तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, खुद बताओ तुम लोग। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ये वाला कॉन्जुगेट बेस ये मोर स्टेबल है ना, तो ऑब्वियसली रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। एसिडिक बिहेवियर ये शो कर रहा होगा, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू ये जो मिथेनॉल है, इसके कंपैरिजन में ये मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना एसिड बेस रिएक्शंस में, वो कंडीशंस जो बताए वही कंडीशंस फॉलो करना है यहाँ पे तुमको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो यस हेलो, सर। चलो ठीक है। टू NaNH2 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स NaNH2, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। चलो प्रोडक्ट बताना, तो कहाँ कहाँ पे जाके मतलब कितने मोल्स ऑफ गैसेस यहाँ पे रिलीज होंगे, कौन सा यहाँ पे फिनॉल जो है, OH ग्रुप्स जो है कौन सा एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है, ये बताना है कि कितने मोल्स ऑफ गैसेस यहाँ पे रिलीज हो रहे होंगे इस क्वेश्चन में, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिलीज्ड बताना है तुमको। बोलो बोलो जल्दी से। मतलब यहाँ इस स्ट्रक्चर में तुमको देखना है एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, कौन कौन से हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है, बताओ तो। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, इन तीनों में से कितने हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है, बता सकते हो तुम लोग? सर एक ही शो करेगा। एक ही शो करेगा? सर दो। दो? कौन कौन सा? जो दोनों ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि यस। ये तो डायरेक्टली एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ही, बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो, है ना। उसके बगल वाला जो OH है वो भी तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा होगा। ये वाला जो H है इस बेंजीन रिंग के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या नहीं, ये बताओ। हेलो हेलो। Yes, sir. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखना, ये चलो एक्चुअल में ये नेप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ भी ये रेजोनेंस हो रहा है, ये दोनों रिंग आपस में रेजोनेटिंग है, समझ रहे हो ना, दोनों में ये पूरा दोनों रिंग डिलोकलाइज्ड है, तो ये इस टाइप का है, नेप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर है, दो फ्यूज्ड रिंग्स हैं यहाँ पे बेंजीन वाला। तो इसमें ये दोनों OH तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना, ये वाला OH एसिडिक बिहेवियर शो करेगा क्या, ये बताना।
नो सर। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड थोड़ी होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है ना। ये दोनों जब कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों जब कॉन्जुगेट बेस बना रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है ना, इन दोनों का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस हम लोग बोल सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर क्रिएट करोगे तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा क्या? बोलो, बताओ हिमांशु। नो सर। तो ये फिर एसिडिक नेचर, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि वहां H प्लस अगर निकालोगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हो ना? रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा बताओ? कितने मोल्स ऑफ गैसेस यहाँ पे रिलीज करेंगे? तो एसिडिक हाइड्रोजन हमको दिख रहा है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट देखो, ये OH तो एज इट इज रह गया, लेकिन यहाँ पे जो है O माइनस और ये O माइनस, ये दोनों रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ एक Na प्लस यहाँ जोड़ा आके और दूसरा Na प्लस यहाँ जोड़ा, और 2 हाइड्रोजन जो वहां से निकला, 2 हाइड्रोजन इसे कंबाइन किया तो ये क्या बन गया? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। समझ रहे हो बात? तो इस क्वेश्चन में हमसे इस तरीके से पूछा जाएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस रिलीज्ड, तो क्या लिखोगे आंसर? उस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ गैसेस रिलीज हो रहे हैं? तो कितने मोल्स ऑफ गैसेस रिलीज हो रहे हैं बताओ? 2. 2 मोल्स ऑफ कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? ये अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है। तो आंसर हो गया हमारे पास 2। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है, ये तीसरा क्यों नहीं है? ये बात समझ में आया ना सबको? हेलो, बताओ जल्दी से, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देखो। चलो, ये कंपाउंड है, इसका 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बताना तो ये प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं। ये दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकल गया और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ H2 गैस रिलीज हो रहा है। ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा या नहीं रिएक्शन का, ये बताना है तुमको। बोलो। यस सर होगा। क्योंकि ये कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पे, देख रहे एरोमेटिक हो? हो रहा है। ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, पहले वो एंटी एरोमेटिक था। समझ रहे हो ना बात? तो वो एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है इसका, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन यहाँ पे होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। नेक्स्ट देखना। सर हाँ बोलो। इसमें तो सर डायरेक्ट नहीं बता सकते, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो फॉरवर्ड ही जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी तो बढ़ रहा है ना, दोनों चीज हम लोग बता सकते हैं, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है ना। कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एरोमेटिक बन रहा है ये कंपाउंड। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो इसमें सर बताना और तो। अगर हाँ बोलो। एरोमेटिक नहीं बनता और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता तो? एरोमेटिक नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता। एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो बेसिकली वो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, किसका? सोडियम का एक्सेप्ट कर रहा है ना।
तो 2 सोडियम यहाँ पे जाके जोड़ रहे हैं, ये सॉल्ट बन रहा है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये उसी टाइप का रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन टाइप का ही है। तो उस तरीके से भी बता सकते हो तुम लोग। स्टेबिलिटी अल्टीमेटली एरोमेटिक से मतलब नहीं है, तुमको स्टेबिलिटी बढ़ाना है उसका। तो 2 तरीके से बताए थे ना, या तो हम लोग को पीके इंक्रीज कराना है, पीके इंक्रीज हो रहा होगा, या तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग चेक करते हैं, दोनों में से कोई भी एप्लीकेबल होगा तो उसके थ्रू हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखना, अगर इस कंपाउंड का KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है बता सकते हो? कहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा? सर बीच में। बीच में। डाई कार्बोनिल सिस्टम में तुम लोग को इस तरह से बताए थे, ये बाई कार्बोनिल सिस्टम है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना, और प्लस यहाँ से वाटर रिलीज होगा, तो ये एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बाई कार्बोनिल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा या नहीं, बताओ? तो स्टेबल है ना, ये हाईली स्टेबल है, स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना ये सब चीज? हेलो? यस सर। चलो ठीक है। इसमें एक चलो ये एक क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बताना तो तुम लोग CH3 और इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ कराने पे ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ये Na+, और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो रहा है। बैलेंस करोगे तो ये हाफ H2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं होगा, बताओ? बोलो। शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में? यस सर। ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड मिल रहा है ये एसिडिक, ऑब्वियसली इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, और sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और ऐसे भी पीके वैल्यू से अगर देखोगे तो इसका पीके का वैल्यू अराउंड होता है 25 के आसपास। और हाइड्रोजन गैस का पीके अगर हम लोग देखें तो ये पीके देखो इसका नियरली 38 से 39 के आसपास होता है, नियरली 40 के आसपास मान लो। समझ रहे हो? तो ये पीके का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ऑब्वियसली जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीके इंक्रीज ही हो रहा है। और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है एक तरह से, वो कॉन्जुगेट बेस जो बना है वो अनस्टेबल नहीं है, ठीक है, वो स्टेबल ही है एक तरह से। तो इसमें बोल सकते हैं कि आराम से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फेनॉल और वाटर में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बताओ तो? फेनॉल और वाटर में मोर एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेगा? phenol. फेनॉल, फेनॉल इज मोर एसिडिक। फेनॉल का जो पीके का वैल्यू होता है वो 10 होता है, और वाटर का जो पीके है 15.7 है, तो जिसका पीके कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो फेनॉल जो है वो मोर एसिडिक है वाटर के कंपैरिजन में। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी soluble in aqueous NaOH। मतलब सॉल्युबल मतलब ये कौन 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 से कंपाउंड्स हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मतलब तुमको बताना है नंबर ऑफ कंपाउंड्स, हम कुछ कुछ कंपाउंड्स दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में तुम लोग को बताना है। तो पहला कंपाउंड है यहाँ पे ये
सेकंड है OH, तीसरा है OH उसके साथ NO2, फोर्थ है यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसको। फिफ्थ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, सिक्स्थ है ये, सेवंथ है HCOOH, एट्थ है बेंजोइक एसिड, नाइन्थ है CH2COOH, टेंथ है पिक्रिक एसिड, 11th है पैराक्रिसॉल, 12th है ऑर्थो टॉल्विक एसिड। ठीक है, चलो इतने में बताओ तो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्वेश्चंस? हेलो, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सारा? यस Yes, सर। sir. चलो, ये पिक्रिक एसिड सुने हो तुम लोग? पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर यस सर। बताए हैं? यस सर। अच्छा, और पैराक्रिसॉल, क्रिसॉल भी शायद बताए हुए हैं तुम लोगों को। क्रिसॉल बताया हुआ है, याद है? नहीं याद है। ऑर्थोटॉल्विक एसिड, ठीक है चलो इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ऑर्थोटॉल्विक एसिड का यह स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्थोटॉल्विक एसिड को कॉमन नेम इसका क्या है? COOH, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3, ये ऑर्थोटॉल्विक एसिड है। पिक्रिक एसिड कैसा होगा बताओ? ऑर्थो और पैरो पे NO2 और फेनॉल ग्रुप। हाँ, फेनॉल के साथ, और हाँ, ये फेनॉल है और इसके साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ये है पिक्रिक एसिड। ट्राई नाइट्रोफेनॉल इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये पिक्रिक एसिड है। और पैराक्रिसॉल ये बताए हैं? क्रिसॉल भी बताए हुए हैं तुम लोगों को। OH और पैरा पोजीशन पे CH3 होगा, ये पैराक्रिसॉल है। OH और पैरा पोजीशन पे इस तरह से CH3। चलो, तो ये सारे कंपाउंड्स हैं। इसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो वही कंपाउंड एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा क्योंकि ये NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन होगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो वही कंपाउंड सॉल्युबल होगा एक्वस NaOH में जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो वाटर से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही कंपाउंड जो है एक्वस NaOH में सॉल्युबल होने वाला है। तो पहला कंपाउंड बताओ, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? फर्स्ट जो कंपाउंड लिखा गया है ये एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा, यस और नो? नो सर। नहीं होगा।
देख रहे हो ना, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, अनस्टेबल होगा या नहीं इसका कॉन्जुगेट बेस। O माइनस क्रिएट करके देखो, और वहां पे क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगने से उसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी तो वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा, समझो। तो वाटर के कंपैरिजन में वो तो वीक एसिड हो जाएगा। सेकंड बताना, सेकंड। नो सर। नो सर, ये डायरेक्टली फेनॉल रहता तो फिर वो मोर एसिडिक हो जाता, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। थर्ड, यस सर हो। थर्ड हो जाएगा, क्योंकि O माइनस और इसके साथ साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, देख लो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस M इफेक्ट से और उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो थर्ड हो जाएगा। फोर्थ बताओ, स्क्वेरिक एसिड। यस सर होगा। ये भी हो जाएगा। फिफ्थ, होगा ये? यस सर। नहीं, वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, वाटर का पीके देखो 15.7 के आसपास है, और इसका ये इथाइन का पीके तो ऑलमोस्ट बताया ना, नियरली 25 के आसपास होता है, तो ये वाटर से मोर स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी ना है, समझ रहे हो। रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहां पे मोर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बना रहा होगा, तो वाटर तो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यस सर। 6 में होगा? जब 5 नहीं हुआ तो 6 कैसे होगा, समझ रहे हो। ये तो इससे भी वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा ना, इससे भी लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका। 7 होगा फॉर्मिक एसिड। हिमांशु बताओ। यस सर। फॉर्मिक एसिड ये तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर एसिड है। बेंजोइक एसिड। यस सर। ये भी हो जाएगा। 9th, नाइन्थ, यस सर। ये भी हो जाएगा, क्योंकि COH ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वाटर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। प्लस इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, CO माइनस ग्रुप का, तो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है ये। 10th, पिक्रिक एसिड। बोलो। यस सर। स्ट्रक्चर बन, ये तो अब बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक हो जाएगा ना, देख लो 3 माइनस M लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सोच लो कितना ज्यादा हाई हो जाएगा, समझ रहे हो बात। 11th, सर SIR इफेक्ट भी तो लगे। क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो होगा सर। स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे तो ये नाइट्रोफेनॉल में तो इसमें तो हम लोग क्या बात किए हैं, ये तो H बॉन्डिंग टाइप का केस हो जाएगा ना, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, याद है? भूल गए? यस सर याद। तो यहाँ पे SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट बताए थे क्या? SIR इफेक्ट में वहां पे एक पॉइंट लिखा गया, स्मॉलर ग्रुप्स OH हो गया या इस टाइप के ग्रुप्स में कंसिडर करते हैं SIR इफेक्ट। No, sir. चेक कर लेना एक बार, वो पॉइंट लिखाया गया है या नहीं SIR इफेक्ट में, यस सर। ठीक है, तो देख लेना, वो सब ध्यान रखना। चलो 11th बताओ, पैराक्रिसॉल। नहीं होगा। नहीं होगा, हो जाएगा। भले ही यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में ये क्या होगा, ये प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन से उसको डोनेट कर रहा होगा, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, वाटर के कंपैरिजन में ये मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीके नियरली, जैसे फिनॉल का 10 रहता है ना, फिनॉल का पीके 10 है, तो इसका CH3 ग्रुप होने की वजह से फिनॉल से तो ज्यादा पीके होगा, फिनॉल से लेस एसिडिक है ये, बट इसका पीके वही 11 के आसपास रहता है, तो वाटर के कंपैरिजन में तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ही, समझ रहे हो। उतना ज्यादा इसका पीके इंक्रीज नहीं होता है ये CH3 की वजह से, तो ये भी हो जाएगा। 12th, टॉल्विक यस सर। एसिड।
ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, देखो जैसे यही क्वेश्चन को तुमको इंटीजर टाइप बनाने के लिए क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स के जगह यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ मेनी कंपाउंड्स। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे काउंटिंग करके तुमको बताना है हाउ मेनी कंपाउंड्स विल बी मोर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH या विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो जैसे मान लो यहाँ पे 12 क्वेश्चन, तुम 12 कंपाउंड्स लिख के दे दिएगा, ठीक है? तो इसमें काउंट कर लेना कितने कंपाउंड्स हो जाएंगे, काउंट करो कितने आ रहे हैं। 8। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीजर टाइप क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, समझ रहे हो? तो ये 8 कंपाउंड्स हो जाएंगे जो कि एक्वस NaOH। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी इस टाइप का फ्रेम किया जा सकता है, एसिड बेस सर बिहेवियर्स। हाँ बोलो। सर 5/5 वाला जो है उसको वाटर से कैसे कंपेयर करें सीरीज में? अगर ये पीके ध्यान वाले रखो, ये वाटर से कंपेयर कर सकते हो ना। जैसे वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस है वो O- है, ठीक है? और यहाँ पे C-। एक्चुअली इसका पीके ऊपर भी बहुत सारी केसेस में बता चुके हैं। इथाइन का पीके, ये ध्यान रखना, वाटर के कंपैरिजन में ये सब वीक एसिड्स हैं। वाटर का पीके 15.7 होता है, इथाइन का पीके 25 के आसपास होता है। तो ये ध्यान रखो, कुछ कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए, ये याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है? इसका पीके जो होता है ये वैल्यू नियरली 25 के आसपास रहता है ना? और वाटर का जो पीके है वो 15.7 है। तो ये सब कुछ कुछ वैल्यूज ध्यान रखो। इथाइन और इथीन ये सब वाटर के कंपैरिजन में तो बहुत ही वीक एसिड होगा, समझ रहे हो बात? यस तो कुछ कुछ वैल्यूज ध्यान भी रखना होगा। वैसे नहीं कंपैरिजन कर सकते सर? वैसे भी कर सकते हो, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना लो, एक में C- मिल रहा है हमको, एक में OH- मिल रहा है। तो किसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा? OH-। OH- का। तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड ही जाएगा ना? यस समझ गए? तो उस तरीके से भी सोच सकते हो, या फिर वैल्यूज कुछ कुछ ध्यान रखो, ठीक है? दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो। इसका C- होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड पे C- होगा। और वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा OH- होगा। तो ऑब्वियसली OH- का स्टेबिलिटी क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा ना, ठीक है? यस हम्म। चलो, तो ये था एसिड बेस। एक टाइप का और रिएक्शन होता है इस तरह से, रिएक्शन विद NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये देखो यहाँ पे, एक मिनट रुको, उसको ब्लू से कर, रिएक्शन विद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हम लोग, ये बेंजीन के साथ COH बेंजोइक एसिड ले लिए, इसका NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर दिए, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बता सकते हो यहाँ पे? और हीट कर दिए, क्या प्रोडक्ट होगा? सोडियम बेंजोएट बन गया, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, कौन सा गैस रिलीज होगा बता सकते हो? CO2। CO2 प्लस H2O, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ का H2CO3 बेसिकली फॉर्म हो रहा है। तो H2CO3 जो होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो हीट करोगे तो वो डिकम्पोज कर जाता है CO2 प्लस H2O में। तो ये इसको बोलते हैं, यहाँ जो CO2 गैस निकल रहा है ना, इसकी वजह से ये एफरवेसेंस देगा, ठीक है? वो एफरवेसेंस शो करता है, तो इसलिए इसको एफरवेसेंस टेस्ट भी बोला जाता है। गैस रिलीज हो रहा है एक तरह से, तो एफरवेसेंस वहां पे रिलीज होगा, एफरवेसेंस जैसा फेनोमेनन ऑब्जर्व होता है, तो इसलिए एफरवेसेंस टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये एफरवेसेंस किसकी वजह से हो रहा है? CO2 गैस के रिलीज होने की वजह से।
एफरवेसेंस समझते हो ना, बबल्स का जो फॉर्मेशन होता है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लिक्विड में जो, जैसे लिक्विड में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो अगर बबल्स निकलेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग एफरवेसेंस। तो यहाँ पे बबल्स किसकी वजह से निकलता है? कोई भी गैस अगर उस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वहां बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तो उसी फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग एफरवेसेंस। तो यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होने की वजह से यहाँ पे बोलेंगे इस रिएक्शन में एफरवेसेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए एफरवेसेंस टेस्ट भी बोला जाता है। समझ रहे हो बात? हेलो। तो Yes, sir. बेंजोइक एसिड तो एफरवेसेंस टेस्ट दे रहा है, फेनॉल एफरवेसेंस टेस्ट देगा क्या, ये बताना तो। जैसे फेनॉल का अगर हम लोग रिएक्शन करा दिए NaHCO3 के साथ, तो ये जैसे मान लो हीट कर दिए हम लोग, यहाँ पे ये आ गया ONa और प्लस, चलो H2CO3 फॉर्म होता है, फिर H2CO3 जो है ये H2O और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एफरवेसेंस टेस्ट शो करेगा फेनॉल या नहीं, बताओ। तो तुमको यहाँ पे चेक करना होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, वो तुमको चेक करना होगा। तो फेनॉल मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है या कार्बोनिक एसिड मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताओ तो हिमांशु। मोर स्ट्रॉन्गर फिनॉल, एसिड कौन सा होगा, फेनॉल या कार्बोनिक एसिड? फिनॉल से। फेनॉल। स्ट्रक्चर बना के देखो पहले, कार्बोनिक एसिड हो। स्ट्रक्चर बना लो, अगर दिक्कत है ना कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चलो ये इस तरह से है, एक H+ निकालते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो ये आ गया OH और यहाँ पे एक OH होगा, तो यहाँ पे एक H+ निकाल लिए। ये कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, और फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस तुम लोग बनाओ, तो फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा, ये O-। अब बताओ तो किसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, हिमांशु बताओ। कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, देख लो। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है ऊपर, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बताओ। बैकवर्ड। backward, बैकवर्ड। तो इसीलिए फेनॉल जो ये एफरवेसेंस टेस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये जो एफरवेसेंस टेस्ट है एक तरह से इन दोनों, ये बेंजोइक एसिड और फेनॉल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट का यूज किया जाता है। बेंजोइक एसिड का अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो एफरवेसेंस टेस्ट देगा, और फेनॉल का अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हो तो इसमें देख रहे हैं हम लोग ये एफरवेसेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। तो एक तरह से ये टेस्ट जो है ना डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, किसके किसके बीच में, बेंजोइक एसिड और फेनॉल के बीच में। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिस टेस्ट distinguishes between benzoic acid and phenol। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत यहां तक? अरे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बोलो, किसी को कोई डाउट है नो तो सर। बताओ। नहीं, सोएब यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, नोट कर लियो ना, यहाँ तक लिख लियो। yes sir, चलो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एसिड बेस रिएक्शन वाला, इसमें ऑलमोस्ट हो ही गया। अब इसमें एक और चीज बता देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करोगे, वो बताए हैं क्या तुम लोगों को? कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के बारे में
ऑर्डर बस order। बताएं, ऑर्डर लिखा दे रहे हैं, ठीक है। कार्बोकेटायंस तो ऑलरेडी पढ़ ही रखे हो तुम लोग। चलो ये बताना, कार्बोकेटायंस का अगर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, चलो एक कार्बोकेटायन इस तरह से CD3 और CH3। चलो फटाफट बताओ तो कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, CD3 या CH3? बोलते जाना जल्दी जल्दी, ये सब बता चुके हैं। CD3। क्यों, रीजन बताओ। डी और एच में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? D का। डी का, ठीक है। ये सब लिखा चुके हैं तुम लोगों को, तो ये सब ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बेंजाइल कार्बोकेटायन है ये CH2, और इसका हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं CH2 प्लस एलाइल कार्बोकेटायन से। इस तरीके का कार्बोकेटायन है। चलो इन दोनों में बताओ स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बेंजाइल का या एलाइल का? कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, ए या बी? सर ए। ए। क्यों, रीजन? मोर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है दोनों, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा? सर ए में। ए में, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। चलो तीसरा दे रहे हैं, चलो इन तीनों में बताओ विच कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। ये ट्रोपाइलियम है, ट्रोपाइलियम केटायन। बताओ फटाफट, विच विल बी मोर स्टेबल। नहीं बताओगे? हेलो, अरे 1 2 3 तीनों में बताओ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? 3। कैसे कर रहे हो ये वाला? ये कंपाउंड जो है पहला वाला, ये एंटी एरोमेटिक है ना? फर्स्ट फर्स्ट कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। Yes, sir. यस। और बाकी दोनों क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है। तो लास्ट वाले का तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कम ही रहेगा। अब इन दोनों में ट्रोपाइलियम है और ये साइक्लोप्रोपेनाइल है, तो साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन और ट्रोपाइलियम कैटायन, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? C। सॉरी, सी का ही ज्यादा होगा ना, मोर रेजोनेंस हो सकता है उसमें, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जबकि साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन में ये एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है, बट स्टेबिलिटी ट्रोपाइलियम कैटायन का क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ बताना। फोर्थ दे रहे हैं, चलो इसमें नीचे लिखते हैं। CH3 और यहाँ पे CH2, ये कंपाउंड है फर्स्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है दूसरा। यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और फोर्थ है इस तरीके से बेंज, ये फिनाइल कैटायन ये। चलो अब इन चारों में बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताओ। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है।
बताओ तो सोएब, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? A, sir. ए। उसके बाद बी, B. सी, डी। समझ रहे हो ना बात? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये पहला वाला sp3 है, ये बी वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सी वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये फिनाइल कटायन है। फिनाइल कटायन तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी में देख लो, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन कम होते जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाएगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल होते जाएगा। समझ रहे हो बात? हिमांशु, समझ आया ये ऑर्डर? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना। इसमें CH3 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 प्लस, और यहाँ पे बेंजाइल, ठीक है, और इसके साथ CH2। बताओ तो इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा? Which will be more stable? सेकेंड वाला। सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, और फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। बट इस केस में देखो, हमको ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उससे ज्यादा मोर डोमिनेंट इफेक्ट है रेजोनेंस। बट इस केस में डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा हाई है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाता है रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ नोट करके लिख लेना, in this case hyperconjugation is more effective than resonance. In this case hyperconjugation is more effective than resonance, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही ज्यादा है ना, 12 डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो वो डोमिनेट कर जाएगा रेजोनेंस के ऊपर इस केस में। लिख लियो यहां तक? हेलो? Yes, sir. चलो अब एक कंपाउंड के बारे में बताते हैं। ये कंपाउंड सुने हो तुम लोग? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। ये साइक्लोप्रोपाइल है, और इसके साथ मिथाइल कैटायन हम लोग जोड़ दिए CH2+। ठीक है, तो ये कंपाउंड कहलाता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। ठीक है, अब ये कंपाउंड जो है अनयूजुअली बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्यों होता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो, ये कोई पढ़ा है इसके बारे में? ये साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल केटायन। अब यहाँ पे देखो, साइक्लो प्रोपाइल जब रिंग बनाएंगे हम लोग, तो साइक्लो प्रोपाइल रिंग में तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है इसमें। ठीक है, हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp3 होगा ना। यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स हैं ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 में आइडियल एंगल कितना होना चाहिए बताओ? आइडियल एंगल कितना होता है sp3 में? 109 डिग्री के आसपास होता है। 109। ठीक है, बट यहाँ पे एंगल देखो ये कितना हो गया, 60 डिग्री एंगल है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ये जो बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये बहुत ज्यादा क्लोज है। तो क्लोजनेस होने की वजह से रिपल्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे देखो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये एक्चुअल ऑर्बिटल्स जो है इस लाइन के अलोंग लाइन ही कर रहे हैं, इसके ऑर्बिटल्स एक्चुअली में बेंड हो जाते हैं, है ना।
क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है रिपेल करने लगते हैं एक दूसरे को। तो रिपेल करने लगते हैं तो वो स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि रिपल्सन जितना ज्यादा होगा वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो स्टेबल होने के लिए ये अपना अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर लेता है कि इसके ऑर्बिटल्स जो है ना इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, इसके ऑर्बिटल्स देखोगे इस तरीके से बेंट हो जाते हैं। तो बेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो इसका ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ऑर्बिटल्स एक दूसरे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इस तरीके से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इस लाइन के अलोंग नहीं लाई करके इस तरीके से ये बेंट हो गया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ गया, और इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इस तरीके से ये बेंट हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे क्या है, ये CH2 है, और ये कार्बोकैटायन है यहाँ पे। तो कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा या नहीं, बताओ। ये कार्बोकैटायन है, इसका एक p ऑर्बिटल खाली होगा, यस और नो, Yes, sir. बताओ। ठीक है, तो अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इसके ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे ही बेंट होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखोगे ये बेंट हो गया, तो इसके न्यूक्लियस से ये दूर जाते जा रहा है। तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो इसमें देखोगे थोड़ा सा क्लोजनेस जो है न्यूक्लियस से बढ़ जाता है इसका, और क्लोजनेस बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा लूजली बॉन्ड हो जाता है, लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल है इसके बीच में यहाँ पे देखोगे इस तरीके से ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें डोनेट कर सकता है ना। तो डोनेट करने से यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही हाईली स्टेबल बॉन्ड बनता है। ये किसके बीच में है, ये इसका sp3 ऑर्बिटल और कार्बोकैटायन का जो वेकेंट p ऑर्बिटल है, इनमें यहाँ पे एक तरह से रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़े थे ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ भी वही सेम केस है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं हम लोग। ये जो सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है, उसके वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ एक तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे हम लोग एक तरह से स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके बनाए, तो यहाँ पे देखोगे इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये है ना, ये साइक्लोप्रोपाइल कैटायन था, ये इस तरह से है। तब क्या हुआ यहाँ पे, मान लो ये बॉन्ड एक बार ये बॉन्ड डोनेट कर सकता है, एक बार ये दूसरा बॉन्ड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स हम बना के दिखा रहे हैं। तो पहला अगर ये बॉन्ड डोनेट कर रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर ये वाला बॉन्ड डोनेट कर रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ। तो देखो पहला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे ये जो कार्बन था, अब ये कार्बन यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये कार्बन जो आया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बोकैटायन के पास पॉजिटिव था, तो यहाँ पे देखोगे इस तरीके से डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़े, तो ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ, और पॉजिटिव चार्ज देखोगे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जब इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा आएगा बताओ तो। यहाँ पे जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखना, रेजोनेंस हाइब्रिड जब इसका हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड तो फिक्स है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड टूट रहा है। तो एक पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे, और एक बॉन्ड यहाँ पे फिक्स है, और इसके ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और यहाँ पे CH2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से ना हम लोग बोलते हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड अपना रेजोनेंस कर रहा है इस कार्बोकैटायन के वेकेंट p ऑर्बिटल से, इधर से ये सिग्मा बॉन्ड जो है इस कार्बोकैटायन के
वेकेंट पी ऑर्बिटल से रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो ऑक्सीलेट कर रहा है इन तीनों कार्बन एटम्स के बीच में, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसीलिए इसको जो है एक टर्म दिया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। सुने हो ये? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का ऑक्सीलेशन हो रहा है ना, रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है तीन कार्बन एटम्स के बीच में ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बस कॉमनली बोला जाता है डांसिंग रेजोनेंस। समझ रहे हो बात? तो ये टर्म सुनने को मिलेगा तुम लोगों को। तो ये डांसिंग रेजोनेंस इसी में काम करता है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन में। सोएब सुने थे पहले तुम लोग, पास आउट वाले पढ़े होगे पहले इसके बारे में, नहीं याद सर, है? नहीं नहीं याद, पढ़े थे? नहीं पढ़े ही नहीं थे। चलो ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा तुम लोग को, बहुत जगह टर्म लिखा हुआ रहता है डांसिंग रेजोनेंस। तो ये बेसिकली डांसिंग टर्म क्यों यूज किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीलेट कर रहा है तीन कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है, तो इसलिए डांसिंग रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। सर हेलो, क्लास करते हैं। ठीक है, हेलो, लिख लिया सर हो? हाँ बोलो। सर इसमें रिंग एक्सपेंशन भी तो कर सकता है ना कार्बोकेटायन? क्या बोल रहे हो? सर रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन। रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। ये हम बता रहे हैं ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी की कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है। रिंग एक्सपेंशन वो केसेस पढ़ेंगे हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे, तो वहां पे वो सब पढ़ोगे कैसे रिंग एक्सपैंड होता है, किस किस केसेस में करते हैं हम लोग। ये बहुत जगह देखोगे इसमें लिखा हुआ रहता है इस तरीके से कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच का हाइब्रिडाइजेशन है ये sp5 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp5 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp5 तुम लोग पढ़े नहीं हो, हम लोग ऑलरेडी देखते हैं तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 और sp3। तो ये बेसिकली sp5 ये कैलकुलेटिव हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये थियोरेटिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट कैलकुलेशन की वजह से हम लोग बोलते हैं ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जो तीन बॉन्ड ये बेंट हो रहा है, इस बॉन्ड्स में पी कैरेक्टर इतना ज्यादा डेवलप हो जा रहा है जिसकी वजह से बोला जाता है कि sp5 हाइब्रिडाइजेशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे sp5 हाइब्रिडाइजेशन क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज देयर आर 5 times as much as p character than the s character। ठीक है, तो s कैरेक्टर के मुकाबले p कैरेक्टर उसका 5 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये बॉन्ड्स में ये ऑब्जर्व किया गया, जब कैलकुलेशन किया गया है तो इस बॉन्ड्स में ये देखा गया है। तो ये बेसिकली देखो इसका कैलकुलेशन बताने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन ऐसे तो बता सकते हैं बट कोई मतलब नहीं है उसका बताने का। जैसे देखो कैसे ये इस पे पहुंचा जाता है कि sp5 हाइब्रिडाइजेशन की तरह बिहेव करता है, वो हम जस्ट थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिख लियो तुम लोग, sp5 हाइब्रिडाइजेशन ये थ्योरेटिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये बस कैलकुलेटिव वे से आया है। जैसे मान लो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये Yes, sir. spa, ये a जो है ना ये बताता है कितने p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं वहां पे। तो इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जनरली होता है। sp p का वैल्यू, ये a का वैल्यू 1 होगा तो sp हो गया, a का वैल्यू 2 होगा तो sp2 होगा। तो यहाँ पे a जो है बेसिकली बताता है कि अमाउंट ऑफ p कितना है, कितना p ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स हो रहा है। और एक्चुअली में वो जो मिक्स होता है वो a का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं, 1 + a cos अल्फा इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, ये ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्बिटल्स बेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑर्बिटल के बीच का जब एंगल निकाला गया तो
तो ये एंगल नियरली 102 के आसपास आया। ठीक है, ये बीच वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 21 डिग्री आ रहा था और ये वाला एंगल 21 डिग्री आ रहा था। तो 60 प्लस ये इधर से 42, तो ये टोटल एंगल जो आया, ये टोटल एंगल कितना आया 102 डिग्री, है ना। ये 60 डिग्री है बीच में, तो टोटल एंगल 102 के आसपास आया था इसके बीच में। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से 102 है। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस ए कॉस, यहाँ पे पुट कर दिए हम लोग 102 डिग्री और इक्वल टू 0। तो कॉस 102 डिग्री जब सॉल्व करोगे तो ये आता है पॉइंट -0.2, है ना, -0.2, ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से a सॉल्व करोगे तो a क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1/0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो ये हमारा आ गया 5, तो a का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का निकलता है, यही बॉन्ड एंगल के वैल्यू से ही हाइब्रिडाइजेशन आया था कि ये sp5 हाइब्रिडाइजेशन की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसमें 5 गुना ज्यादा p कैरेक्टर डेवलप हो जाता है एज कंपेयर टू s कैरेक्टर, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये sp5 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, समझ रहे हो बात। और p कैरेक्टर किसी भी बॉन्ड में जितना ज्यादा p कैरेक्टर आएगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, उसका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हुआ, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस बॉन्ड में p कैरेक्टर इतना ज्यादा हो जाता है कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है ना। तो इसलिए ये sp5 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है उसमें। समझ गए बात ये। तो ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी में देखने को मिलता है हम लोगों को, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटायन में। ठीक है, लिख लियो इसको। हिमांशु, नोट कर रहे हो, यस सर। समझ आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना तुम लोग। ड्यू टू वेरी हाई स्ट्रेन in cyclopropane ring and also due to very high p character in the CC bond, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द रिंग, यहाँ पे बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन CC bond overlaps with the vacant p orbital of the carbocation CH2 plus, ठीक है, which gives very high stability to the molecule। समझ में आया। और ये मॉलिक्यूल इतना ज्यादा हाईली स्टेबल हो जाता है कि इसका ट्रोपोइलियम कैटायन से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात। ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन जो है, इसका स्टेबिलिटी इतना ज्यादा हाई है कि इसका स्टेबिलिटी देखोगे ट्रोपाइलियम कैटायन से भी ज्यादा हाई होता है। ट्रोपाइलियम कैटायन हम लोग को पता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उस एरोमेटिक से भी, एरोमेटिक कैटायन से भी ज्यादा इसका स्टेबिलिटी हो जाता है ना। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है इतना ज्यादा हाईली, ये फेनोमेनन जो है इतना ज्यादा इसको स्टेबल कर देता है कि ये ट्रोपाइलियम कैटायन से भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ये साइक्लोप्रोपाइल इनाइल कैटायन से तो स्टेबल होगा ही। ठीक है, समझ रहे हो बात।
ये चीज समझ आया सोएब? यस सर। रुचिका? यस सर। चलो ठीक है, लिख लो इसको। तो ये हो गया हम लोगों का साइक्लो, ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिखा दे रहे हैं कार्बोकेटाइन का, ये ध्यान रखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें देखोगे ये जो, देखो सबसे हाईली स्टेबल है यहाँ पे, देखो ये कार्बोकेटाइन के साथ क्या आ गया, तीन तीन साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ये जो इस तरह से कार्बोकेटाइन है इसके साथ देखोगे इस तरीके से तीन तीन साइक्लो। तो अगर ये क्रिएट कर दिए हम लोग तो ये तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी इनफैक्ट हमारा इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ये अगर हम लोग यहाँ पे इसके साथ तीन तीन फिनाइल ग्रुप भी अटैच कर देना, ये फिनाइल ग्रुप से इसका स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना, ये CH प्लस और इसके साथ इस तरह से दो कार्बोकेटाइन हम लोग अटैच किए हैं, दो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। और यहाँ पे देखोगे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके साथ दो पीएच ग्रुप अटैच किए हैं और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ये एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाले कटायन से। ठीक है, ये CH2 प्लस और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इससे CH3, ये CH3 और ये CH3 इससे ज्यादा स्टेबल है। और ये ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल वाले से, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बेंजाइल कटायन से। और ये ज्यादा स्टेबल होगा एलाइल वाले से। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड और यहाँ CH2। और ये ज्यादा स्टेबल है CH3 और इसके साथ यहाँ पे CH3। ये सेकेंडरी हो गया इस तरीके से, यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया और ये ज्यादा स्टेबल होगा CH3 प्लस से। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लिख लो इसको। लिख रहे हो इसको तुम लोग? हेलो? यस सर। चलो, तो ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है कुछ कुछ जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक हो गया, GOC ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है। तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास से कौन सा चैप्टर, आयनिक ही स्टार्ट करेंगे ना? बोलो। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास से तुम लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो GOC का अब तुम लोग प्रैक्टिस करो, ऑलमोस्ट सारा एप्लीकेशन हम लोग कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ही बनाओ अब तुम लोग, जो भी बुकलेट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर बनाओ या DPPs जो जा रहा है वो सब सॉल्व करो। तो उसमें इनफ क्वेश्चंस हैं, उससे काफी प्रैक्टिस हो ही जाएगा, या फिर नोट्स में जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास से जब भी तुम लोग का होगा, अब नेक्स्ट वीक में ही मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से तुम लोग का आयनिक स्टार्ट करेंगे। कल तो नहीं है ना क्लास? कल है क्या? तो फ्राइडे को है। फ्राइडे को? तो ठीक है, फ्राइडे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना उस दिन। अच्छा फ्राइडे को है, ठीक है, देखते हैं फ्राइडे तक बना लेना क्वेश्चंस, तो फ्राइडे को आयनिक स्टार्ट कर देंगे। जो भी डाउट होगा तुम लोग का डिस्कशन क्लास जिस दिन लगेगा उस दिन पूछ लेना, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, ठीक है? यस सर। चलो तो आज का क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में करते हैं आगे। तो अगले क्लास में नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, आयोनिक, ठीक है? आयनिक खत्म ही कर देंगे मोस्टली जनवरी एंड तक, देखो खत्म होता है या नहीं। चलो एंड कर रहे हैं हम।